कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना कमरे की हवा भारी थी। सीसीटीवी कैमरे की लाल बत्ती अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। एक तरफ शौर्य, दूसरी तरफ वैदिक और उनके दरमिया एक राज जिसमें युक्ति की मौत दबी हुई थी। शौर्य के सवालों पर वैदिक शुरू में चुप रहा, लेकिन जब नव्या को सामने लाया गया उसकी जुबान खुल गई। उसने कबूल किया युक्ति की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने माना कि युक्ति को चलती कार के सामने धक्का देने वाला वही था। शौर्य के अंदर सालों में दबा गुस्सा फूटा जो वैदिक पर टूट पड़ा। हर घूंसे के साथ अपने दर्द, अपनी बेबसी में उलझता रहा। एसआर ने यह सब देखा था। अपनी बहन के कातिल के कबूलनामे को वो सुनता रहा। भीतर ही भीतर वो जलता रहा। जब उसने वैदिक को मारने की ठानी तभी शौर्य ने गोलियां चला दी। वैदिक जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। एसआर गुस्से में शौर्य पर टूटा, लेकिन शौर्य ने उसे गले लगा लिया। एसआर टूट गया, लेकिन उसमें राहत भी थी। युक्ति को इंसाफ मिल चुका था। नव्या की चीखें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन एसआर के दिल में अब सिर्फ सुकून था। वो लड़ाई, वो अधूरी लड़ाई जो आज पूरी हो चुकी थी, और उस मलबे में एसआर को वापस मिला अपना खोया हुआ दोस्त शौर्य। अब आगे वीरान जगह की हवा में बारूद की गंध अब भी ठहरी हुई थी। जमीन पर वैदिक का शरीर पड़ा था, बेजान, ठंडा और हमेशा के लिए खामोश। उसकी सफेद शर्ट अब खून से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मौत का डर था, जैसे मरते वक्त भी वो ये यकीन नहीं कर पा रहा हो कि सच में आखिर उसका अंत वक्त सामने आ चुका है। शौर्य की उंगलियां अब भी ट्रिगर पर थी। वो वहीं खड़ा था, शरीर थमा हुआ, पर दिल अब भी किसी तूफान में उलझा हुआ था। एसआर ने शौर्य की तरफ देखा। आंखों में वो सन्नाटा था, लेकिन आज उसकी बहन को इंसाफ मिल चुका था। एसआर की आवाज धीमे से आई, कड़वी और सीधे सीने में उतरने वाली। वैदिक का अंत एक साथ और भी बहुत कुछ खत्म कर गया। उसने शौर्य की तरफ देखा और हल्के से सिर झुकाया। अभिमान के लिए मेरी दुश्मनी का अंत, और तुझसे भी। एसआर अब किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि जिसकी वजह से वो कर रहा था, आखिर उसका जो अंजाम है वो सामने था। शौर्य की आंखें अब एसआर पर टिकी थी। हमने बहुत कुछ खोया एसआर, पर आज शायद हमने खुद को वापस पा लिया। एसआर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा। उसकी नजरें सामने खड़ी नताशा पर थी। वो कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अजीब सुकून भी, अपने भाई शौर्य को सामने खड़ा देखकर। एसआर नताशा के पास आया। तुम अब सही जगह पर हो, जाओ अपने भाई के पास। नताशा ने एसआर की आंखों में देखा, और पहली बार वहां कोई नफरत नहीं थी। वो चुपचाप अपने भाई शौर्य के पास चली गई। एसआर ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने अपने एक आदमी की ओर देखा और उसे आदेश दिया, बॉडी को बजाज मेंशन पहुंचा दो। उसकी कहानी वहीं खत्म होनी चाहिए जहां उसने शुरू की थी। एसआर जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां अभिमान खड़ा था, अब तक चुप, छिपा हुआ। उसे इंतजार था उस पल का जब उसकी जरूरत पड़े, लेकिन एसआर के पहुंचने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जैसे ही अंबर की आवाज हवा में तैरती हुई अभिमान के कान में पहुंची, अभिमान का चेहरा खिल उठा। वो एकदम अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर? अंबर ने अभिमान की तरफ देखा। एक पल, सिर्फ एक पल को उसने खुद से सवाल किया, क्या यही था वो इंसान जिसने उसे छोड़ दिया था और आज उसे बचाने आया है? अभिमान के होंठ हिले। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंबर से कहा, आओ घर चलते हैं। पर अंबर ने सिर झटक दिया। उसने अभिमान की तरफ कदम बढ़ाने की जगह अपने भाई एसआर का हाथ कसकर थाम लिया। उसका जवाब शब्दों में नहीं था, उसकी पकड़ में था। एसआर ने अंबर की तरफ देखा, फिर अभिमान की ओर। अभिमान का हाथ अब भी अधूरा हवा में तैर रहा था। उसने धीरे से हाथ नीचे किया। चेहरे पर ना कोई गुस्सा, ना मिन्नत, बस एक टूट चुकी उम्मीद। मैं जानता हूं मैंने सब खो दिया, और अब तुम मुझसे दूसरा मौका भी नहीं चाहती ना? अंबर कुछ नहीं बोली। एसआर ने सिर हिलाया। अभिमान चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी में खामोशी थी। एसआर ड्राइव कर रहा था। अभिमान खिड़की के पास बैठा था और बाहर खाली रात को देख रहा था, जबकि पिछली सीट पर अंबर खामोशी से बैठी हुई थी। एसआर ने हल्के से कहा, कभी सोचा नहीं था हम दो दुश्मन एक ही गाड़ी में साथ लौटेंगे। अभिमान की आवाज भारी हो गई। कभी सोचा नहीं था मैं एक ही वक्त में सब कुछ हार जाऊंगा। गाड़ी रुक गई। एसआर ने हाथ आगे बढ़ाया। गुड बाय अभिमान। अभिमान ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, गुड बाय? गुड बाय नहीं, सिर्फ गुड बाय फॉर नाउ। हम जल्दी ही मिलेंगे। दोनों ने हाथ मिलाया और अभिमान ने नजर पिछली सीट पर बैठी अंबर को देखा, जैसे अभी उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। एसआर ने गाड़ी मोड़ी और अब वो अपनी बहन को वापस अपने घर लेकर जा रहा था। गाड़ी जैसे ही पोर्च पर पहुंची, अंबर कार से उतरकर सीधे अपनी मॉम के कमरे में भागी, और एसआर वहीं खड़ा रहा अंबर को जाते देखते हुए। एसआर के कदम धीमे थे, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से की गर्मी नहीं, अब सर्द लहर थी।
एसआर वहीं लॉबी के बीच खड़ा रहा। उसकी आंखें अब ऊपर की सीढ़ियों पर थी। वहां सन्नाटा था, लेकिन तभी एक आहट हुई और फिर वेदिका दिखी। सीढ़ियों पर उसका पैर लड़खड़ा रहा था। वो बिना रुके बिना सोचे बस भागती जा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल, एकदम अजीब सा चेहरा, लेकिन उसकी रफ्तार में एक अजीब सा पागलपन था। अपने भाई को खो देने की बदहवासी थी। जैसे एसआर ने देखा, उसकी पलकें एक पल के लिए थमी और अगले ही पल वेदिका उसके सीने से आकर लिपट गई। वेदिका ने कहा, एसआर वो चला गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे भाई वैदिक की डेथ हो गई है। मेरा भाई वैदिक, उसकी मौत हो गई है। एसआर की बाहों ने अब उसे उसकी कमर के चारों ओर घेरा बनाकर आराम से जकड़ लिया। वो खड़ा था बिल्कुल सीधा, जैसे पत्थर की तरह हो। वेदिका का शरीर कांप रहा था, लेकिन एसआर बाहें अब भी हवा में झुला रहा था। वेदिका के आंसू से एसआर की शर्ट भीग चुकी थी। वो उसे थामे जाने की उम्मीद में उससे और जोर से लिपट गई। एसआर की पलकें धीरे से झपकी। उसने बर्फ जैसी सर्द आवाज में कहा, अफसोस इस बात का है वेदिका। वो रुक गया। अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे भाई की जान मैंने खुद क्यों नहीं ली। सन्नाटा छा गया। एक पल को लगा जैसे हवा थम गई। वेदिका का शरीर जैसे सुन हो गया। उसने अपने सिर को एसआर के सीने से हटाया। वो एक झटके से एसआर से अलग हुई, आंखें फैली हुई, सांसें उखड़ी हुई। क्या? वो धीमे से फुसफुसाई। एसआर? उसकी आवाज टूटी हुई थी। ये आप क्यों बोल रहे हो? ये मेरे भाई की मौत की घड़ी है और आप? एसआर ने उसकी आंखों में देखते हुए बेरहमी से कहा, हाँ, यही सच है। मैं चाहता था कि मैं उसे मौत के घाट उतारूं, जिसने मेरी बहन की जान ली। वेदिका का चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी घबराहट अजीब सी थी। उसने एसआर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। आप मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो लगभग चीख कर पड़ी। एसआर का चेहरा अब पूरी तरह से शांत था, क्योंकि मैं अभी अभी उस सच्चाई को अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं। एसआर की आवाज भारी हो गई। उसने मारा था मेरी बहन युक्ति को। वेदिका पीछे हट गई। उसकी कमर अब दीवार से लग चुकी थी। एसआर आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब कुछ इंच की दूरी पर था। वही युक्ति जिसकी गोद में नन्हा सा संयम था। उसकी आवाज कांप रही थी। वही युक्ति जो अपने सारे रिश्तेदार छोड़कर, सारे नाते तोड़कर तुम्हारे भाई के पास जीने चली गई थी। एसआर अब लगभग फट पड़ा। और क्या किया तुम्हारे भाई ने? उसे चलती गाड़ी के आगे फेंक दिया। क्यों? एसआर का सीना उठ रहा था, गिर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वेदिका पर जमी थी। तुम्हारे भाई ने एक मां को मारा है वेदिका, सिर्फ एक औरत को नहीं, एक मां को, छोटे से संयम की मां को। वेदिका की निगाहें नीचे हो गई। और पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? एसआर अब अपने होठों को भींचते हुए बोला। वो इस गुनाह को छिपा भी रहा था बड़ी सफाई से, अपनी बीवी नव्या के पीछे छिपकर, अपनी बहन के आंसू और मासूमियत के पीछे। तुम जानती हो मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? एसआर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आई एम फीलिंग ब्रोकन, नॉट बिकॉज युक्ति के कातिल तक पहुंचने में मुझे इतना टाइम लगा, बल्कि इसीलिए कि तुम अब भी उस हैवान को भाई कह रही हो। वेदिका कुछ पल के लिए चुप रही। उसका चेहरा अब बदला नहीं था। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। एसआर, उसकी टूटी हुई आवाज थी, मुझे नहीं पता सच क्या है और कितना सच है, लेकिन एक बात जानती हूँ। वेदिका ने अपनी कांपती आंखें ऊपर उठाई। मैंने अपने भाई को खो दिया है और इस दर्द के साथ जीना आसान नहीं है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। एसआर ने सिर हिलाया। और मैंने अपनी बहन को खोया था। एसआर कुछ पल चुप रहा, फिर एसआर ने धीरे से कहा, बस फर्क इतना है, मुझे अपनी बहन का कातिल तुम्हारे भाई के रूप में मिला। एसआर की आंखों में अब थकान थी। वो थक गया था इस सच्चाई से लड़ते लड़ते। मैं तुमसे नफरत नहीं करता वेदिका, उसने धीमे से कहा, लेकिन मैं उस इंसान को माफ नहीं कर सकता जिसने मेरी बहन युक्ति को मारा है। वेदिका चुपचाप रही। एसआर उसके पास से गुजरा, उसके कंधे पर एक हल्का सा हाथ रखा और थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ गया। वेदिका वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें थमी हुई थी। अब वो रो नहीं रही थी, बस वो सन्नाटे में जा चुकी थी जहां कुछ नहीं दिख रहा था। सीढ़ियों की हर आहट अब वेदिका के दिल पर चोट पहुंचा रही थी। एसआर के ठहरे हुए कदम, उसकी बर्फ सी सर्द आवाज और वो एक वाक्य जो वेदिका की दुनिया को दो हिस्से में काट गया। ड्राइवर तुम्हें बजाज मेंशन ले जाएगा। बस इतना कहा था एसआर ने, बिना एक बार पीछे देखे, बिना एक बार उसकी हालत देखे, और सीढ़ियां चढ़ गया। वेदिका वहीं खड़ी रही जैसे जमीन में गड़ी हुई हो। उसके हाथ अब भी अधूरे हवा में लटके हुए थे। जहां एसआर को उसने थामना था, उसकी टूटी हुई आत्मा को सहारा देना था, मगर कुछ अलग ही हुआ। सिर्फ एक ठंडी बेरहम हवा और एसआर की वो पीठ जो कभी उसके लिए साया बनी थी, आज परछाई से भी दूर हो गई। अगले पल उसकी टांगे जवाब दे गई। वेदिका फर्श पर गिर पड़ी। उसका घुटना संगमरमर के किनारे से टकराया, लेकिन दर्द वहां नहीं था। दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। वो अब एकदम टूट चुकी थी।
वैदिक भाई, वो सिसकते हुए फर्श पर बिखर गई। एक बार तो पूछते मैं क्या महसूस कर रही हूं। आंसू अब नहीं रुक रहे थे। घुटने में सिर दिए वो खुद को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन भावनाओं का तूफान भीतर से सब कुछ तोड़ चुका था। उसके अंदर बार बार एसआर की वो नजर घूम रही थी, वो नजर जिसमें कभी मोहब्बत थी, सुरक्षा थी, आज बस एक कड़वी सच्चाई थी जिसने उसके हर रिश्ते को 2 टुकड़े में काट दिया था। फिर उसने खुद से कहा, ये कैसे हो गया? वैदिक भाई, जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, उन्होंने युक्ति भाभी को। उसका शरीर कांपने लगा, दर्द अब सांसों के साथ बाहर आने लगी। दरवाजा अब भी खुला था। बाहर एसआर की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। एक ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा था, एसआर के ऑर्डर का पालन करने को तैयार था, लेकिन वेदिका अब भी फर्श पर बैठी आंखों में एक उम्मीद के लौ जलाई हुई थी। वो बुझते बुझते रोशनी की तलाश में थी। फिर उसने खुद को समेटा, कांपती उंगलियों में जमीन का सहारा लिया, जैसे तैसे खड़ी हुई। पैर उठते नहीं थे, लेकिन उसने उठाए। मुझे जाना होगा, अकेले, उसने फुसफुसाया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, हवा ने उसका आंचल थोड़ा पीछे सरका दिया। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नजर एक आखिरी बार ऊपर गई। उम्मीद थी शायद एसआर एक बार पलटे, एक बार देखे, एक बार रुके, लेकिन नहीं, एसआर जा चुका था। वेदिका ने खुद को संभाला। उसका चेहरा अब भी आंसुओं से भरा हुआ था, चाल अब भी लड़खड़ाती थी, लेकिन उस चाल में एक फैसला था। वो अब इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगी। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। मैम, दिस वे, उसने कहा, लेकिन वेदिका बिना कुछ बोले बैठ गई। उसने खिड़की की तरफ चेहरा मोड़ लिया ताकि अपनी आंखों को दुनिया के चेहरे से छिपा सके। गाड़ी अब बजाज मेंशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वेदिका का दिल अब भी वहीं पीछे था, उस जगह पर जहां एसआर की नजरों में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। गाड़ी में वेदिका का मन बोल रहा था, मैं जानती हूं वैदिक भाई दोषी थे, शायद सच वही था जो एसआर ने कहा, लेकिन क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी बहन के लिए उसकी तकलीफ को भी ना समझे? उसका हाथ कांपते हुए दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रहा था। एसआर, आपने कभी नहीं बताया, लेकिन आपने मुझे बदल दिया। आज मेरे पास ना भाई है ना आप है, लेकिन मेरे अंदर अब डर भी नहीं बचा कुछ खोने का। बजाज मेंशन के गेट पर गाड़ी थमी। वेदिका ने देखा 4 लोग वैदिक की डेड बॉडी को लेकर अंदर दाखिल हो रहे थे। एक चादर में लिपटा हुआ वैदिक, वही भाई जिसे कभी उसने अपना आइडल माना था। वैदिक भाई! उसकी आवाज गले में अटक गई। वो गाड़ी से उतरी, उसके पांव जमीन पर जैसे थम ही नहीं रहे थे। चारों लोगों के हाथों में उठे वैदिक की मृत देह को देखते हुए वो एकदम सन्न रह गई। उसके डैड रोते हुए सीढ़ियों पर बैठे थे और घर की रोशनी जैसे मध्यम हो चुकी थी। वेदिका एक पल को ठिठक गई और फिर तेजी से दौड़ी। डैड को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या वेदिका वापस जाएगी एसआर के पास? क्या अंबर के सामने अभिमान रखेगा अपनी फीलिंग्स? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।